हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रेजेंट टेंस शुरू किया था। प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि उसमें हमें चार चीज़ें पढ़नी थी। प्रेजेंट सिंपल में किसी भी टेंस में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। हमने पढ़ी थी प्रेजेंट सिंपल के अंदर पहले उसकी पहचान, ता है, ती है, ते है। फिर हमने पढ़ा उसका इंग्लिश के एडवर्ब्स पढ़े थे, डेली, जनरली, यूजुअली, इस तरह के एडवर्ब्स पढ़े थे। और फिर हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, हम पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। ठीक है, ये कल हमने बात पढ़ी थी प्रेजेंट सिंपल के अंदर। एडवर्ब्स और स्ट्रक्चर आप याद रखना। ओके, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम देखें तो इसके नाम में भी कुछ आपको लग रहा होगा। देखो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार कोई काम चल रहा है। जब हम बोल रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं, उस समय कोई कार्य चल रहा है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मैं इस समय इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आप कहेंगे कि हम लोग इस समय इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो जब आप बोल रहे हैं उस समय कोई काम चल रहा है, रही है, रहे हैं। इसके अलावा कुछ शब्द और होते हैं, जैसे खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं। तो अभी मेरी दादी जी बैठी हुई हैं। तो जब आप बोल रहे हैं उस समय वो कार्य चल रहा है। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो प्रयोग है, ऐसे कार्य जो बोलते या लिखते समय चल रहे हों। जब हम बोल रहे हैं उस समय वो कार्य चल रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दादाजी गाना सुन रहे हैं, काम चल रहा है। जब आप बोल रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं, उस समय कार्य चल रहा है। ठीक है, वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है। वर्क इज गोइंग ऑन वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। जब आप स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तब काम चल रहा है। राइटिंग, लिख रहे हैं, तो काम चल रहा है। तो बोलते या लिखते समय जब कार्य चल रहा हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। इसकी हिंदी की जो पहचान होगी वो देखिए आप, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द वाक्यों में अंत में आएंगे। इसके अलावा खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं। ठीक है ना, इस तरह के अगर किसी हिंदी के वाक्य के अंत में शब्द आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये जो हिंदी की पहचान है ये हमें इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में ट्रांसलेशन नाम का एक टॉपिक भी होता है। वहां क्या करेगा, वो एक हिंदी का वाक्य देगा और उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाएगा। तो कहीं हिंदी में लिखा हुआ गया कि कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं, उसकी इंग्लिश बनानी है तो आपने देखा उसके अंदर खड़े हैं लिखा हुआ आ रहा है। तो खड़े हुए हैं मतलब काम चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आना चाहिए। तो ये हिंदी की पहचान आपको इसलिए याद रखनी है। ठीक है, यूज हो गया, पहचान हो गई। फिर हम बात करते हैं एडवर्ब्स पे। ये एडवर्ब्स अगर आपको ध्यान हो तो हमने कल भी पढ़े थे। एडवर्ब्स वो शब्द है जिसको देख करके आपको पता लग जाएगा कि भाई टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको ध्यान है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन से एडवर्ब थे, याद कीजिए, कल हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। डेली, यूजुअली, जनरली, नेवर, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स थे वो कल प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे। आज एडवर्ब्स हमारे पास अलग हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अगर हम एडवर्ब्स की बात करें तो हमारे पास है नाउ, नाउ यानी अभी, दीज डेज, इन दिनों, अभी वह गाने सुन रहा है, दीज डेज इन दिनों वह अंग्रेजी की तैयारी कर रहा है, एट दिस टाइम इस समय वह मेरा इंतजार कर रहा है, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, स्टिल अभी भी, सुबह के 8 बज गए हैं, वह अभी भी सो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। अगर ये हमारे पास शब्द होते हैं तो एडवर्ब्स ये वाले हो गए। कुछ इधर है नाउडेज यानी कि आजकल, टुडे यानी कि आज। ठीक है,
ये एडवर्ब्स हैं, ये अगर आ जाएं तो आप समझ जाएंगे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ध्यान रखना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। कंटिन्यूअस नाम है, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे, अब आप बताइए कि हमारे इंग्लिश में कितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर टेंस के 4 रूप होते हैं, जिसमें एक सिंपल होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में 2 होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में 2 होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर में 2 होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि हमारे पास टोटल कंटिन्यूअस टेंस 6 है। और हर कंटिन्यूअस टेंस में 2 बातें जरूर आती हैं। जब भी कंटिन्यूअस का नाम आएगा और इंग्लिश बनानी है, याद कर लें इस बात को कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, 6 के 6 में आएगी, चाहे कंटिन्यूअस हो और चाहे परफेक्ट हो। अभी पास्ट के हो, प्रेजेंट के हो, फ्यूचर के हो, 6 के 6 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो आएगी आएगी। एक बात मैंने कहा, 2 बातें होती हैं इसके अंदर, एक बात होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और दूसरी बात एक और देखिए जो हर कंटिन्यूअस में मिलेगी आपको, वो मिलेगा बी का रूप। हर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब में तो आपको बी का रूप मिलेगा, और मेन वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा। ये 2 चीज जरूर होंगी। अब अगर प्रेजेंट टेंस है तो बी का रूप बदल जाएगा, पास्ट में अलग हो जाएगा, फ्यूचर में अलग हो जाएगा। तो देखिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब आपको याद है, कल ही हमने बात करी थी, बी की 3 फॉर्म होती हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म याद है क्या आप लोगों को, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म बीन। ठीक है, तो देखिए आप इसमें आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है दोस्तों, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इज एम आर की जगह क्या लगा दोगे आप, वॉज वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो हर फ्यूचर में विल शैल आता है, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आएगा, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये बातें पता चल गई हम लोगों को। अच्छा, जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें भी यही होगा, बी का रूप वहां पर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगा। अब याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में बीन आता है, सब में बीन आएगा, हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। तो बी का रूप हो गया, बीन थर्ड फॉर्म हो गई, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो वापस चलते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और साथ में इज एम आर का यूज करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एक बात और याद कीजिए आप, कल हम बात कर रहे थे कि साहब कौन सी वर्ब किन सब्जेक्ट के साथ में आएगी, तो इज किन के साथ में आएगी, एम कहां पर आएगा और आर कहां पर आएगा। देखिए, कल हम बात कर रहे थे कि जिस भी वर्ब में एस होता है वो सारी वर्ब कौन सी होती हैं, सिंगुलर होती हैं। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, एम का यूज केवल आई के साथ होगा, और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है ना, देखिए अब आप लोग, मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रक्चर हो गया। पहले हमने पढ़ी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज, ऐसे काम जो बोलते या लिखते समय चल रहे हों। ठीक है, हिंदी की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। इसके अलावा खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं, इस तरह के कुछ शब्द भी आएंगे। एडवर्ब्स पढ़ लिए, नाउ, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल, नाउअडेज, टुडे। ये जो एडवर्ब है ये काम आएंगे आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछता है उसमें। ट्रांसलेशन में काम नहीं आएंगे, ये आएंगे जैसे कोई इंग्लिश सेंटेंस दे देगा, उसमें अगर आपने नाउ देख लिया समझ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आपने देख लिया नाउ डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टुडे देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। इसके बाद देखिए आप लोग इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं।
स्ट्रक्चर अभी बात कर रहे थे, इज एम आर आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, ये कल हम बात कर चुके हैं। ओ यानी ऑब्जेक्ट, एम यानी मैनर, तरीका, पी यानी प्लेस, समय, और टी यानी टाइम। अच्छा, इसका मैंने बताया आपको, इस कहां यूज करेंगे हम लोग, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, एक वचन, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हम लोग इज यूज करेंगे। एम का यूज कहां करेंगे दोस्तों हम लोग, आई के साथ में, ठीक है। आर का यूज कहां करेंगे, प्लूरल के साथ में, यू आर, वी आर, दे आर, ठीक है। और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कौन से लगेगा, आईएनजी लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम आ जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आप कल की बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो और चाहे आज वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, हर टेंस में चार चार सेंटेंस बन सकते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वैसे ज्यादा यूज नहीं होता है, और उसका स्ट्रक्चर में हमने कल बात कर ली थी, वो थोड़ा और समझ लेंगे, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस अभी तीन पे होगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के ऊपर। तो एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। वह इस समय एक पत्र लिख रही है। दोस्तों, इस तरह से अगर कोई वाक्य आपके एग्जाम में आ जाता है जिसको वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बोले, तो क्या इस वाक्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि जो कल पढ़ा वो प्रेजेंट सिंपल है? देखो, इसमें कुछ ऐसा हिंट वर्ड दिखाई दे रहा है आपको हिंदी में, से पता लग जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए, हमें यहां दिख रहा होगा रेयर, देखो रही है, देख रहे हैं आप, रही है, रही है से पता चल गया, रहा है, रही है, रहे है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहां पे, ही। लिख रही है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, शी। अब देखो, शी के साथ इज एम आर में से क्या लगाओगे आप, इज, एम या आर। शी सिंगुलर है, एक वचन है, वो लड़की है कोई, इज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, क्या काम हो रहा है, एक्शन क्या है, क्या काम किया जा रहा है। वह इस समय एक पत्र लिख रही है, क्या काम कर रही है, पत्र को लिखना। तो लिखने को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट, WRITE, राइट यानी लिखना। उसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको, आईएनजी। तो अब यहां थोड़ा रुकिए आप, जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और उस वर्ब के लास्ट में अगर ई हो, अगर ई होता है, तो आईएनजी लगाते समय हम लोग ई को हटा देते हैं। जैसे राइट हो गया, जैसे लव हो गया, जैसे लाइक हो गया, जैसे हेट हो गया। जब भी वर्ब के लास्ट में ई हो तो आईएनजी लगाते समय हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। तो यहां से भी ई को हटा देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ये आईएनजी हो जाएगा। ई हटा के आएगा, शी इज राइटिंग। अब देखो, आप वर्ब की फर्स्ट रो में आईएनजी आ गया, पहले सब्जेक्ट आ गया, देख रहे हैं आप, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर इज आ गया, फिर फर्स्ट रो में आईएनजी आ गया, अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, क्या वर्ब के साथ प्रश्न रखिए, क्या, वह किसको। कल हम बात कर रहे थे कि जब भी किसी वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप वर्ब के साथ प्रश्न रखिए, क्या, वह किसको। तो देखो, वर्ब क्या है, लिखना, तो वर्ब के साथ लिखना क्या लगा दो आप, क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, वह इस समय एक पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है, एक पत्र लिख रही है। तो एक पत्र क्या हो गया दोस्तों, यहां पे सब्जेक्ट हो गया, शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। फिर मैनर, किस तरह लिख रही है नहीं पता, प्लेस, कहां लिख रही है इसमें नहीं दे रखा, किस जगह लिख रखी है, रूम में, गार्डन में, इसमें कुछ भी नहीं है। टी यानी टाइम, कब लिख रही है, इस समय। देखिए आप, इस समय एक पत्र लिख रही है, तो सब्जेक्ट इसका, सॉरी टाइम क्या हो गया इसका, इस समय। तो हम क्या कर देंगे, एट दिस टाइम, शी इज राइटिंग
अ लेटर एट दिस टाइम, वह इस समय एक पत्र लिख रही है। तो देखो क्या बना सेंटेंस, शी इज राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छा, मैं कल बता रहा था कि हिंदी से जब इंग्लिश बनानी हो तो एक तरीका बताया था आपको मैंने। सबसे पहले सब्जेक्ट का अर्थ कर लीजिए। शी का अर्थ क्या है, वह कोई लड़की के लिए होता है। उसके बाद वाक्य के लास्ट में चले जाइए, वह इस समय एट दिस टाइम एक पत्र लिख रही है, वह इस समय एक पत्र लिख रही है। ये हो गया एफर्मेटिव। ओके, अभी थोड़ा रुकते हैं हम लोग, ध्यान दें। जब मुझे इसका बनाना हो नेगेटिव सेंटेंस, तो कल मैं आपको एक बात बोल रहा था कि जब जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव में हम लोगों को नॉट यूज करना पड़ता है। ध्यान है आपको, नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे आप, नॉट। और याद कीजिए, एक बात बताई थी आपने कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। अब कल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज प्रेजेंट सिंपल में। आज अगर हम बात करें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, यहां पे इज एम आर। तो जो नॉट लगेगा ना वो इस इज एम आर के बाद में यूज होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह इस समय एक पत्र नहीं लिख रही है। नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नॉट लगाना है। किसके बाद लगाना है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट। अलग से हमें स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। कोई बोले आपको नेगेटिव बनाइए तो नेगेटिव कैसे बनाना है, केवल अकेले नॉट लगने से नहीं होगा। ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि आई लाइक मैंगोज, आई नॉट लाइक मैंगोज, नहीं, गलत हो जाएगा। नॉट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वहां डू लगाना पड़ेगा, आई डू नॉट लाइक मैंगोज। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लगाना पड़ेगा, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जब जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछना हो, तो आप क्या करें, जो भी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठाओ और सब्जेक्ट से पहले ले जाओ। हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सब्जेक्ट से पहले ले जाओ। समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसको उठाया, सबसे पहले जाओ, शी से पहले, बन जाएगा इंट्रोगेटिव। कल मैं कह रहा था आपको, और आज फिर वापस सुन लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे उठा करके सब्जेक्ट से पहले ले जाइए। तो यहां पर जो हमारी वर्ब है वो इज है, इसको सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। इज शी, जो शी इज था उसको इन्वर्जन कर दिया, शी इज को हमने क्या कर दिया, इज शी कर दिया। तो देखो ये बन गया वाक्य, इज शी। जो शी इज था दोस्तों, वो देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया, इज शी हो गया। इज शी राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम। और जब जब इंट्रोगेटिव बनाना हो आप लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एफर्मेटिव में और नेगेटिव में फुल स्टॉप लगता है, जबकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। चलो देखो, मैंने इसके बाद ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखा नहीं है, लेकिन आप अपन ऐसे बिना लिखे बना लेंगे कि अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव तो रहेगा इज शी, और नेगेटिव बनाना है तो हमने कल बात की थी कि नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आएगा, और यहां पर जो नॉट है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। यहां पर भी नॉट थर्ड नंबर पे आया था, यहां पर भी नॉट कहां जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो नॉट को थर्ड फॉर्म पे लगा दीजिए। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको ये जो इनके सेंटेंस बनते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये समझ में आ गए होंगे। चलो एक काम और करते हैं हम लोग, एक उदाहरण और लेते हैं ताकि इनको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सके। क्या इस वाक्य को देखकर पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? देखो इसमें कुछ पहचान दिख रही है क्या आप लोगों को? मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमने बात करी, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है दोस्तों, इज, एम, आर,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएंगे। तो मेन चीज है, हर टेंस के अलग अलग वर्ब होती है, तो वर्ब याद रखो। इज एम आर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई के साथ क्या लगेगा? इज, एम और आर में से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आई के साथ क्या लगता है? एम। तो यहां आ जाएगा एम, आई एम। यहां वहां था लिखना राइट, यहां है पढ़ना, वर्ब है पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं दोस्तों? रीड। पुस्तक पढ़ने को क्या बोलेंगे हम लोग? तो रीड आ जाएगा। और रीड में क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को? आईएनजी। तो आई एम रीडिंग। अब वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं किसी भी वाक्य में? अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वर्ब के साथ प्रश्न रखिए, क्या वह किसको। तो यहां पर हमारे पास वर्ब है पढ़ना। क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक। ठीक है, तो आई एम रीडिंग, एक पुस्तक है तो क्या बोल देंगे? एक ए बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, फिर इसमें और एक शब्द अभी। अभी वो बोलते हैं हम लोग नाउ। आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, राइट नाउ, नाउ एट दिस टाइम भी कह सकते हैं। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? कुल इजी है भाई। इंग्लिश के स्ट्रक्चर को ध्यान रखो और इंग्लिश को उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट कर लो, तो ट्रांसलेशन वाला जो टॉपिक है ये आपका यहां क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसका नेगेटिव बनाना हो। तो जब जब इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम नोट लगाते हैं। नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यह हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? एम। यहां लगा देंगे हम लोग नॉट। तो क्या बन जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक नाउ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक नाउ बन गया नेगेटिव। अब आपको बनाना इंट्रोगेटिव। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने तरीका देखा था कि जब जब आपको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, प्रश्न पूछना हो, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, स्थान बदल लेंगे। तो जो ये एम है इसको आई से पहले ले जाएंगे, एम आई। एम का ए बड़ा किया क्योंकि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। एम आई। चूंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, केवल नोट नहीं रखेंगे। एम आई रीडिंग अ बुक नाउ। और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अच्छा, फिर आपके दिमाग में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताइए तो साथ में, तो कुछ नहीं है तो आप खुद बता सकते हैं। इंट्रोगेटिव तो बन ही गया, नेगेटिव और बनाना है। नेगेटिव का मतलब नॉट। नॉट कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे। तो देखिए यहां पे लगा देंगे नॉट और क्या बन जाएगा सेंटेंस? एम आई नॉट रीडिंग अ बुक नाउ और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बन गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कैसे आपको स्ट्रक्चर अगर ध्यान में हो तो हिंदी से हम लोग इंग्लिश बना सकते हैं। और चाहे एफर्मेटिव बनाना हो, चाहे नेगेटिव बनाना हो, चाहे इंट्रोगेटिव बनाना हो और चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, ये सारे काम हम लोग इजीली कर सकते हैं। बात समझ आ गई दोस्तों? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, आरपीएससी पूछती है या कोई और एग्जाम जो एजेंसी पूछती है क्वेश्चंस, वो टेंस पे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, जो एडवर्ब्स याद किए थे हमने, वो आप एडवर्ब याद कर लो। ठीक है ना? उससे आपको पता लग जाएगा। देखिए आप, ये एडवर्ब है, देख रहे हैं आप लोग?
नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, इनको याद कर ले। ये एडवर्ब याद है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए। ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं इनके मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, आंसर हम लोग साथ में करेंगे और कोशिश करें कि मेरे बताने से पहले आप आंसर सोच लें। पहला सेंटेंस देखिए, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, वहां पे हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दे, लेकिन अभी तो आप सटीक तुरंत ही आंसर बता देंगे तो आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सेंटेंस को देखिए, आई लर्न इंग्लिश नाउ। क्या इस सेंटेंस को देख करके कोई आपको एडवर्ब दिख रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया? देखिए, आई लर्न इंग्लिश नाउ, आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब नाउ। नाउ जो है यहां पे क्या है? एडवर्ब है। अभी, अभी वो ये काम कर रहा है। कुछ भी जो नाउ आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है दोस्तों? क्या आता है मतलब वर्ब क्या आती है? इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये ध्यान रखें आप। अब देखिए, इज एम आर में से आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम आ जाएगा, ठीक है। और लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ब्रैकेट्स में फर्स्ट फॉर्म ही होती है इस तरह से, जिनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगा देंगे आप आईएनजी। तो लर्न में लगा देंगे आप आईएनजी, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, अभी मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब देखो, मैंने बताया था प्रयोग, जब आप बोल रहे हो उस समय काम चल रहा है, और जब आप पढ़ रहे हैं मेरे सामने भी, तो आप क्या कहेंगे? कोई पूछे क्या कर रहे हो भाई? आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं। तो बोलते समय कार्य चल रहा है, जारी है, वर्क इज गोइंग ऑन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया दोस्तों? एक उदाहरण भी हो गया। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है पता लग गया। नाउ देखती है आप समझ जाइए, कीवर्ड्स हैं, इनसे पता लग जाता है कि टेंस कौन सा है। इनको हम एडवर्ब्स के नाम से हर टेंस में पढ़ेंगे, ये आपको याद करने हैं। ऐसे अगला सेंटेंस देखिए, क्या इसमें दोस्तों कोई आपको एडवर्ब दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, ही टेक द टेस्ट एट दिस टाइम। यस, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, टुडे, नाउ, राइट नाउ, ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स हैं, जिन्हें आप एडवर्ब्स में याद रख लो या कीवर्ड से याद कर लो कि भाई एग्जाम में ये शब्द देखते ही पता लग जाएगा कि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है। अब इज एम आर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। आई के साथ तो हमने एम लगा दिया था, अब ही के साथ क्या लगाओगे दोस्तों? ही के साथ इज एम आर में से, चूंकि ही सिंगुलर है, एक वचन है ही, और सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है? एस, तो यहां पे इज आ जाएगा, ही इज। और टेक में लगाओगे आप आईएनजी। अब देखिए, टेक के लास्ट में क्या है? ई है, तो आप क्या करेंगे? ई को हटा देंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। जैसे राइट में भी हटाया था हमने, राइट, टेक, लव, हेट, ये सब में जो ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। ही इज टेकिंग द टेस्ट एट दिस टाइम। इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो गलती कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहां ये थोड़ा सा अलग है, हमारे इंग्लिश और हिंदी में एक अंतर है। ही इज टेकिंग द टेस्ट एट दिस टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो इस समय परीक्षा ले रहा है ना, यहां पर इसका मतलब हिंदी करेंगे तो होगा वह इस समय परीक्षा दे रहा है। इंग्लिश में हम लोग परीक्षा देने को टेक बोलते हैं, और परीक्षा जब टीचर लेता है तो उसको गिव कहते हैं, गिव द टेस्ट, यानी कि टीचर टेस्ट दे रहा है तो उसको बोलेंगे, मतलब टीचर टेस्ट ले रहा है हिंदी में से बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलेंगे कि ही इज गिविंग द टेस्ट। और टेकिंग द टेस्ट का मतलब टेस्ट दे रहा है, बच्चा टेस्ट दे रहा है। ही इज टेकिंग द टेस्ट एट दिस टाइम, बच्चा इस समय टेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब अगले सेंटेंस देखो आप, मुझे शुरू में दिखाई दे गया नाउअडेज। नाउअडेज भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है, उसका एडवर्ब है, तो इज एम आर आएगा और वर्ब की फर्स्ट में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वी।
वी है तो क्या लगाओगे आप, इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे, वी आर, और फिर प्रिपेयर में लगा देंगे आईएनजी। प्रिपेयर में देखिए लास्ट में क्या है, ई, तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएस एग्जाम, हम आरएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आर प्रिपेयरिंग आ गया, पहले में एम आ गया, दूसरे में इज आ गया, तीसरे में क्या आ गया, आर। तो इज कब यूज करना है, एम कब यूज करना है, आर कब यूज करना है, पता लग गया। एम लगेगा आई के साथ में, इज में एस है लगेगा सिंगुलर के साथ में, आर लगेगा प्लूरल के साथ में। यहां पर सब्जेक्ट था वी, वी यानी हम प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, तो वी के साथ हम लोग आर यूज कर लेंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है 4th नंबर पे, और उसके शुरू में दे रखा है लुक, अ बॉय रन ऑन द रोड। अब यहां पर वो नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम वो एडवर्ब नहीं है, यहां पर आ गया लुक, इससे हमें हिंट मिल जाएगा। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हिंट दिया होता है, वो हमें पकड़ में आना चाहिए। इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है जितना हम स्टूडेंट्स ने इसका फोबियो बना रखा है, या जो टीचर्स ने भी थोड़ा हार्ड बना रखा है उसको पढ़ाने के तरीके से, मान लो, या खुद ही कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्टूडेंट को कहाँ क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कर पाएंगे, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए लुक, देखो, देखो भाई, एक लड़का रोड पर चल रहा है, भाग रहा है, रन कर रहा है, देखो, सुनो। जब आप ये बोलेंगे तो इसका मतलब मान लीजिए कि वो उस समय कार्य चल रहा है। मैं थोड़ी देर पहले आपको यूज लिखवाया था इसका, कि बोलते समय कभी भी कोई काम चल रहा हो, सुनते समय काम चल रहा हो, आप देख रहे हैं काम चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब यहां पर क्या बढ़ा गया हमारे पास, लुक, देखो, यानी कि जब देखोगे उस समय वो काम चल रहा है। बोलते समय काम चल रहा हो, देखते समय काम चल रहा हो, तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो लुक अ बॉय इज क्यों आया, ए बॉय एक वचन है, इज, रन में लगाएंगे आईएनजी, तो आर यू एन। यहां फिर एक रूल लगेगा, देखो, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट होते हैं जो ए ई आई ओ यू से अलग होते हैं, तो ये ए ई आई ओ यू से अलग है, कॉन्सोनेंट हो गया। लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक सिंगल वॉवल हो, चाहे वो ए हो, चाहे ई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, कोई एक सिंगल वॉवल हो और आईएनजी जोड़ना हो, इस रन में आईएनजी जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ना है अगर, तो लास्ट का जो ये कॉन्सोनेंट देख रहे हैं आप एन, इसको ना आप डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर यू एन, फिर एन, फिर आई एच, रनिंग। लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वोवल हो, आईएनजी जोड़ना हो, तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, एस डब्ल्यू आई एम, लास्ट में क्या है, एम, एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, आई, एक वोवल है, अब मुझे जोड़ना है आईएनजी, तो लास्ट के एम को क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे, स्विमिंग। ठीक है, लास्ट का एम डबल हो जाएगा, स्विमिंग। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया रूल आपको। लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वोवल हो, तो लास्ट के कॉन्सोनेंट को आईएनजी जोड़ते समय हम डबल कर देते हैं, चाहे वो रन हो, चाहे वो स्विम हो, और भी इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स हो सकती है, जिनको आप चाहें तो स्पेलिंग रूल्स में देख लेना। तो यहां पर जो है, रन में लास्ट में एन है, उससे पहले यू है, तो आईएनजी जोड़ते समय एक एन और लगाऊंगा, फिर मैं आईएनजी लगाऊंगा, तो हो जाएगा आंसर इज रनिंग। ठीक है दोस्तों, इज रनिंग। अब देखिए आप अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस को एक बार आप देख लीजिए खुद ही। लिसन, सुनो, ऊपर क्या था, देखो, या क्या आ गया, सुनो। जब आप सुनेंगे इसका मतलब उस समय काम चल रहा है, पकड़ लो तुरंत ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सुनो, देखो, बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग, सिंगुलर है, इज आ जाएगा,
और क्राई में लास्ट में वाई है, तो इसमें आईएनजी जोड़ते समय कोई चेंज नहीं होता, आईएनजी ऐसे कैसे लग जाएगा, इज क्राइंग। ठीक है, अगला है व्हाट यू डू इन दीज डेज। देखिए अभी थोड़ी देर बताया था आपको मैंने, इन दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब होता है। तो इन दीज डेज देखते ही पता लग जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी। इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब बताइए यू के साथ क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, व्हाट शुरू में है और लास्ट में देखिए आप क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। जब जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो एक बात बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो उठ करके सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो सब्जेक्ट है यहां पे यू, इससे पहले आ जाएगा आर, आर लगेगी साथ में, व्हाट आर यू, और फिर आ जाएगा यहां पे डू में आईएनजी। व्हाट आर यू डूइंग इन दीज डेज, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन दीज डेज, इसकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप ये वाली बात तो समझ में आ गई कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है ये जो एडवर्ब्स है ना, नाउ, एट दिस टाइम, नाउअडेज, ये लुक, लिसन, इन दीज डेज, इनको याद कर लें। ये एडवर्ब्स याद करने बहुत जरूरी हैं। इन एडवर्ब को देखते जो मैंने गोले बनाए हैं, इनको देखते पता लग जाएगा कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना, तो बस अपना आंसर आप इसे लगा लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, कई बार कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, वो पढ़ना चाहिए हम लोगों को। देखो ये यहां तक तो काम खत्म हो गया, अगर हम लोग यहाँ खत्म करके नए टेंस चले जाएं तब भी अधिकतर स्टूडेंट को लगेगा कि यार सब खत्म हो गया, सर ने पहचान बता दी, एडवर्ब्स बता दिए, इसका यूज बता दिया और आपको स्ट्रक्चर बता दिया, और फिर उसके बाद देखो इतने सारे पढ़ने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, जो ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा मेरा साथ दें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग और पढ़ सकते हैं। तैयार हैं दोस्तों आप लोग, आर यू रेडी, गुड, साउंड्स गुड, आप तैयार हैं। हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, फिर चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हम पढ़ रहे हैं वो हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और चाहे फिर वो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्यों ना हो। इन कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर हम लोग कुछ वर्ब्स का यूज नहीं करते। याद है क्या आपको उन वर्ब को क्या कहते हैं, किसी को पता हो उन वर्ब्स को क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। ये सब आपको रिटर्न में मिल जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं पहले आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एरर्स के रूप में अच्छी चीज है, इसको आपको समझना चाहिए। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनका यूज क्यों नहीं होता, और कुछ और भी इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले कुछ मिनट्स तक। स्टेटिव वर्ब के नाम से ही लग रहा होगा, ये शब्द बना है स्टेट से, स्थिति। कुछ ऐसी वर्ब है जो आपको स्थिति दर्शाती हैं, जो है वो वैसे ही होता है, आप चाहो या ना चाहो उस पर आपका इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता। इट मीन्स अगर हम कहें तो वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर आपकी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता। उन्हें स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं, उन्हें इनवॉलेंट्री एक्शन भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन, एक तो होती है वॉलेंट्री ऐच्छिक, एक होती है इनवॉलेंट्री अनैच्छिक। तो ये अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, ये दशा बताते हैं, ये जो चीज ऐसी है वैसी होती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारी जो भी क्रियाएं हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों संबंधित हैं, सेंस, हमारे परसेप्शन से जो रिलेटेड जो वर्ब्स है,
वर्ब्स ऑफ सेंस, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वो सब इनवॉलेंट्री होती हैं। जैसे आंख है, आंख से दिखाई देना। अब आप रोड पे जा रहे हैं और कुछ चीजें वहां पर स्थित हैं, स्टेट हैं, स्थित हैं, तो आपको दिखाई देती हैं, आप चाहो या ना चाहो। कान सही काम कर रहे हैं तो जो शोर होता है वो आपको सुनाई देता है, हियर, सुनाई देता है, आप चाहो या ना चाहो आपको शोर सुनाई देता है। आपको कुछ, कई बार कुछ और गलत चीजें, अच्छी चीजें, सब गाने वाने कहीं चल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको सुनाई दे सकते हैं, आप चाहो या ना चाहो। तो ये जो चीजें होती हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शन होती है। सुनाई देना, दिखाई देना, नाक से स्मेल, गंध आना, स्वाद में कोई चीज होना, महसूस होना, तो इन वर्ब्स को आप कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। और इंग्लिश ये कहती है कि स्टेटिव वर्ब्स का यूज हमें कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना चाहिए। स्टेटिव वर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, whether it is present continuous or it is past continuous or they are perfect continuous, doesn't matter, but they are not used in continuous tenses if they are stative। लेकिन ध्यान रखना, ये जब स्टेटिव होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी, तभी यूज नहीं होंगी। जैसे ये वॉलेंट्री हो जाएंगी, ये सब बातें हम समझेंगे आज। ये वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, जब खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये इनवॉलेंट्री से वॉलेंट्री हो जाएं, या स्टेटिव से डायनेमिक हो जाएं, क्षणिक हो जाएं, गतिशील हो जाएं, स्टेटिव से डायनेमिक हो जाएं, इनवॉलेंट्री से वॉलेंट्री हो जाए, तो फिर इनका यूज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे सी यानी आंख है, दिखाई देना है, तब तो वो स्टेटिव वर्ब है, तब आईएनजी यूज नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान हो तो सी का मतलब किसी से मिलना भी होता है अपॉइंटमेंट करके। जैसे आपने खूब सुना होगा, ओके गाइस सी यू टुमारो, तो आप कल मिलेंगे। ये कब बोलते हैं? जब आप उससे तय करते हैं कि भाई ठीक है, कल मैं क्लास में आऊंगा और आप भी यहां पर आएंगे और कल हम मुलाकात करेंगे। तो इस तरह से मुलाकात होती है, उसके लिए सी यूज कर। फिर वो इनवॉलेंट्री नहीं है, वो वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहो तो मिलो, आप चाहो तो ना मिलो। तो उस केस में जो सी वर्ब है वो अपने साथ आईएनजी का यूज कर सकती है। दिखाई देना हो तो सी के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, लेकिन अगर मिलना हो तो आईएनजी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सब वर्ब्स के साथ में जो जब ये स्टेटिव होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी तो नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ये वॉलेंट्री हो जाएंगी, जैसे ये डायनेमिक हो जाएंगी, इनके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा होच पोच हो गए होंगे। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये थोड़ी अलग चीज है लेकिन ये काम की चीज है। मैं आपको थोड़ा वापस समझाता हूं। हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। एक बात जो याद रख लो दिमाग में, स्टेटिव वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, क्योंकि ये स्टेट बताती हैं, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, तो इनका यूज नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा और ब्रॉड करो अपनी समझ को, कि जैसे ये वर्ब इनवॉलेंट्री से वॉलेंट्री हो जाए या स्टेटिव से डायनामिक हो जाए, तो उस स्थिति में रत्ना आईएनजी का यूज किया जा सकता है। अब ये स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी हैं, कब इनके साथ यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, इनको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कि कौन कौन सी वर्ब स्टेटिव हैं। स्टेटिव वर्ब्स, अभी हम बात कर रहे थे, ये दशा या स्थिति, स्टेट को शो करती हैं, दशा को बताती हैं। इन्हें इनवॉलेंट्री एक्शंस भी कहा जा सकता है। लिखा हुआ आ गया, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, इन्हें इनवॉलेंट्री एक्शन भी कहा जा सकता है। इनवॉलेंट्री, इन्हें इनवॉलेंट्री एक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये स्टेट को शो करती हैं। और इन स्टेटिव वर्ब्स बहुत सारी हैं, मैंने लगभग आपको 60 से ज्यादा स्टेटिव वर्ब्स बताई हैं। तो एक साथ याद करते तो आप होच पोच हो जाते, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो मैंने इनको ना इजीली समझने के लिए थोड़े से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग। देखिए, कुछ वर्ब्स हैं जो जिन्हें हम लोग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। ये परसेप्शन यानी बात करते सेंस से रिलेटेड, आपके ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? सी दिखाई देना, हियर सुनाई देना, फील महसूस होना, स्मेल गंध आना, टेस्ट
स्वाद में होना, ठीक है। जीभ से टेस्ट, नाक से स्मेल, फील आपके स्किन से, बॉडी के अंदर से, अंतरात्मा से आपको जो फील होती है चीजें वो, हियर कानों से सुनाई देना, सी दिखाई देना। इस सेंस में, परसेप्शन वाले सेंस में इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं करते। अर्थ बदल जाएगा तो इनके साथ यूज किया जा सकता है। सी का मतलब अगर दिखाई देना है तो यूज नहीं होगा, लेकिन अगर सी का मतलब मिलना हो किस तो हो सकता है। हियर का मतलब सुनाई देना तो नहीं होगा, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हो, हियरिंग यूज करते हैं हम लोग वहां पे। फील महसूस करना, अगर आप कुछ चीज महसूस होती है, आपने कहा कि साहब मुझे ना ऑनलाइन क्लास में अच्छा महसूस होता है, ना कहीं जाना पड़ता है ना कुछ और, अपने घर बैठे बैठे आराम से पढ़ लो, ठीक है ना, मुझे अच्छा महसूस होता है, आई फील गुड, आई फील एट होम, ठीक है, तो फील हो गया। स्मेल, गंध आना। अब जैसे आपने गुलाब को सूंघा, अब उसमें आप चाहो ना चाहो गुलाब में आपको मीठी गंध आती है, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा पर नियंत्रण नहीं करता। ऐसे टेस्ट, स्वाद में होना, आम स्वाद में मीठे होते हैं, नींबू स्वाद में खट्टे होते हैं, चाहो ना चाहो इनवॉलेंट्री है, तो इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्थान पे प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, वो बात भी ध्यान रखना, वो आगे हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। ये तो गई परसेप्शन से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं वर्ब्स ऑफ चॉइस, वर्ब्स ऑफ इमोशंस। कुछ वर्ब्स हैं जो आपकी चॉइस से रिलेटेड है, चॉइस मतलब आपकी पसंद नापसंद, ठीक है ना, इमोशन से रिलेटेड है। ये वर्ब कौन सी है, जस्ट देखना आप लोग। लव, प्यार करना, आपकी चॉइस है किसको आप प्यार करते हैं किसको नहीं करते हैं। हेट, नफरत करना। लाइक, पसंद करना। डिसलाइक, पसंद न करना, नापसंद करना। वांट, चाहना। विश, इच्छा करना, यहां पर आप लोग कोमा भी लगा लेना। विश, इच्छा करना। डिजायर, इच्छा करना। एडमायर, प्रशंसा करना। प्रिफर, प्राथमिकता देना। डिटेस्ट, वो कभी याद करें आप लोग, डिटेस्ट अच्छा वर्ड है। डिटेस्ट यानी भी नफरत करना होता है, डिसलाइक होता है, लेकिन ज्यादा नफरत होती है, इंटेंस डिसलाइक, बहुत ज्यादा किसी को नफरत करना। नीड, जरूरत होना। रिक्वायर, जरूरत होना। एग्री, सहमत होना। डिसएग्री, सहमत नहीं होना। एप्रिशिएट करना, किसी की प्रशंसा करना, ये सब आपकी पसंद नापसंद इमोशंस की बात है। एडमिट करना, स्वीकार करना। होप, उम्मीद करना। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। प्रोमिस, वादा करना। रेस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना, ये आपकी चॉइस है, किसका सम्मान करें किसका ना करें। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ये सारे जो वर्ड्स हैं वर्ब्स ऑफ चॉइस हैं, ये सब भी अगर आ जाएं तो जनरली इनका यूज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। इस सेंस में अर्थ बदल जाएगा, इनवॉलंटरी जगह वॉलंटरी हो जाएगा, आप यूज कीजिए, वो आपको देखना पड़ेगा एट ए टाइम सेंटेंस के अंदर। ओके, फिर हम बात करते हैं, कुछ वर्ब्स और हैं, देखिए आप। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, स्वामित्व, आपके पास कौन सी वर्ब्स हैं, किस तरह चीजें हैं, उसके लिए भी आप यूज करते हैं। जैसे हैव, बी, हैव यानी होना, बी होना, हैव यानी पास में होना और बी यानी होना, इनके साथ में आप आईएनजी का यूज नहीं करते हैं अगर ये स्टेटिव वर्ब होती है। ऑन, वही स्वामित्व होने के लिए। पजेस, बिलोंग टू, ये सबका मतलब वही है। इंक्लूड, कोई चीज शामिल होना। कंटेन, शामिल होना। कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज का मतलब भी शामिल होना, इन दोनों का मतलब भी शामिल होना होता है, और इंक्लूड और कंटेन का मतलब भी शामिल होना होता है। इनका यूज भी जनरली हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। फिर है कुछ वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन यानी मानसिक क्रियाओं से संबंधित। कॉग्निटिव थियरी, दिमाग की थियरी। कॉग्निशन, दिमाग, ठीक, अच्छा वर्ड है, याद रखें इसको आप। मानसिक क्रियाओं से संबंधित जो वर्ब्स हैं उनके साथ भी ये चूंकि जब स्टेटिव वर्ब होती है तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे नो, जानना। अंडरस्टैंड, समझना। बिलीव, विश्वास करना। थिंक, सोचना। मीन, आई मीन, मेरा मतलब ये है। माइंड, आई डोंट माइंड। आई एम नॉट माइंडिंग नहीं बोलते हैं, आई एम नॉट मीनिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। इनका जनरली यूज हम लोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। अर्थ बदल जाए तो देखो बात अलग है, वो मैंने बता दिया कि इनवॉलंटरी से वॉलंटरी हो जाए, स्टेटिव से डायनेमिक हो जाए तो यूज किया जा सकता है। ऐसे कंसिडर, समझना। इमेजिन, कल्पना करना। सपोज, मानना। सपोज करना, कल्पना करना। गैस, अनुमान लगाना। डाउट, शक करना। इंप्रेस, किसी को इंप्रेस करना, प्रभावित करना।
रिकॉग्नाइज पहचानना, रिकलेक्ट, रिकॉल, रिमेंबर, इन तीनों का मतलब लगभग एक जैसा ही होता है। कोई पुरानी बातों को याद करना, रिकॉल करना, रिमेंबर करना, रिकलेक्ट करना या उनको भूल जाना, ये सब दिमाग से चीजें हैं। याद करना, भूल जाना, माइंड, मीन, थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, नो, ठीक है ना, सपोज, इमेजिन, ये जो सब वर्ड जो दिमाग से जुड़ी हुई हैं, कॉग्निटिव से जुड़ी हुई हैं। रियलाइज, नोटिस, ट्रस्ट, विश्वास करना, सी और गेट यानी समझना, इन दोनों का मतलब समझना होता है, अंडरस्टैंड भी समझना है। सी, ओ आई सी, समझना उस अर्थ में है, सी यानी समझना होता है, ओ आई सी, ओ मैं समझ गया। हैव यू गॉट इट, क्या तुम्हें समझ में आ गया? यस आई हैव गॉट इट। तो गॉट, गेट का मतलब समझना होता है, जो इस अर्थ में आईएनजी का यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप लोग, कुछ वर्ब्स और हैं इसी तरह की जिनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, उन्हें भी हम स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए आप, वर्ब्स ऑफ अपीरियंस, जो चीजें आपको प्रतीत होती है, प्रकट होती है, सामने दिखाई देती हैं, उनके लिए कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कि अपीयर, प्रतीत होना, प्रकट होना, सीम, प्रकट होना, लुक, आप ऐसे प्रतीत होते हो, यू लुक टायर्ड, आप दुखी दिखाई देते हो, थके हुए दिखाई देते हो, यू लुक टायर्ड, यू लुक सैड। रिजेंबल, प्रतीत होना, किसी से शक्ल मिलना, जब बच्चों की शक्ल उनके माँ बाप से मिलती है तो हम बोलते हैं शी रिजेंबल्स हर मदर, उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। आप ये नहीं कहते शी इज रिजेंबलिंग हर मदर, इज रिजेंबलिंग गलत हो जाएगा। प्रतीत होने के अर्थ में रिजेंबल में आईएनजी नहीं लगाएंगे, लुक में प्रतीत होने के अर्थ में आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसके अलावा कुछ और थोड़ी अलग प्रकार की हैं, मिससेलेनियस, कुछ अलग प्रकार की वर्ब्स और हैं, जैसे इक्वल, बराबर होना, लैक, साउंड, आपने सुना होगा कई बार, इट साउंड्स गुड, इट इज साउंडिंग गुड नहीं कहते, इट साउंड्स गुड, रेडियो वगैरह पे भी आता है इट साउंड्स गुड। अगर आप ये कहेंगे इट इज साउंडिंग गुड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इट साउंड्स गुड, इट इज साउंडिंग गुड गलत होगा, ये गलत है, जबकि ये सेंटेंस सही है। तो ये जो वर्ब्स है, साउंड है, वे, वजन होना, मेजर, माप होना, कोस्ट, कीमत होना, फिट, कोई चीज फिट होती है कि साहब वो चीज को फिट करता है, डिजर्व करता है, तो इन वर्ब्स के साथ में अगर ये इस तरह के अर्थ देती हैं जो डायनेमिक ना होकर के स्टेटिव होती हैं, तो फिर इनका यूज आप कंटिन्यूअस टेंस में ना करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ना ये सब बातें कुछ एग्जांपल से और समझाता हूं। एक बार वापस पहले देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं स्टेटिव वर्ब्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स अगर आ जाएं तो उनका यूज मत करें, उनकी जगह प्रेजेंट सिंपल यूज कर लें, या फिर एक दो तरीके और है जो मैं अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगा। तो ये हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग, स्टेटिव वर्ब्स की अगर हम बात करें तो इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। जैसे हम एक सी ही वर्ब ले लेते हैं, वाक्य देख के पता करना पड़ेगा कि भाई ये सी का मतलब या दिखाई देना है या प्रतीत, सॉरी मिलना है, मीटिंग करना है किसी से, अपॉइंटमेंट लेकर के। देखिए एग्जांपल आप, ही सी a cow on the road now. He see a cow on the road now. ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप क्या देखेंगे यहाँ पे? नाउ, और थोड़ी देर पहले बात करी थी, नाउ अगर आ जाए तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सी में क्या लगा देंगे आप? या ही के साथ में लगा देंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपने देखा यहाँ पे इज, ही के साथ क्या लगा देंगे आप? इज, और सी में लगा दिया आपने आईएनजी। और यहाँ सी का मतलब क्या था? वह अभी रोड पर गाय देख रहा है। दिखाई देना, देखना, सी का अर्थ जब दिखाई देना हो तो ये स्टेटिव होगा कि डायनेमिक होगा? स्टेटिव होगा।
स्टेटिव वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में होता है क्या? नहीं होता, तो मत कीजिए, गलत हो गया। सही कैसे करें? इसको या तो प्रेजेंट सिंपल में यूज कर लें, ही के साथ क्या लगाएंगे आप? सी में एस लगा देंगे, ही सिंगुलर है ना, तो वर्ब में एस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल में सीज। या फिर एक तरीका और है, ये तो सही है, एक तरीका और यूज करते हैं हम लोग इंग्लिश में, ही कैन सी अ काउ। मॉडल कैन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, ही कैन सी अ काउ ऑन द रोड नाउ। ठीक है, लेकिन एक वाक्य देखिए आप, आई सी माई डॉक्टर टुमारो। आई सी माई डॉक्टर टुमारो। क्या यहां पे सी यानी दिखाई देना है या कुछ और अर्थ आ रहा है? देखिए आप, आई सी माई डॉक्टर टुमारो, मैं कल अपने डॉक्टर से सी मिल रहा हूं। अपने डॉक्टर से मैंने मीटिंग फिक्स कर ली है, अपॉइंटमेंट ले लिया है और मैं उससे मिलने वाला हूं। तो इस केस में आप लोग, चूंकि इसका अर्थ दिखाई देना नहीं है, मिलना है, इसका अर्थ सी विजिट करना है, तो विजिट करने के अर्थ में आप क्या करेंगे दोस्तों? एम के साथ में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका कर देंगे एम सीइंग, आई एम सीइंग माई डॉक्टर टुमारो, कल मैं अपने डॉक्टर से मिल रहा हूं। ठीक है, और देखिए आप, अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, ही वॉच टीवी right now, he watched TV right now, RIGST है, he watched TV right now, वो इस समय टीवी देख रहा है। तो क्या एनजी लगा सकते हैं? राइट नाउ आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो होना चाहिए। वॉच, वॉच यानी दिखाई देना नहीं होता, ये जानबूझ करके देखते हैं, टीवी देखना आप जानबूझ के करते हैं। तो ये अब स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये डायनेमिक हो गई, ये इनवॉलेंट्री नहीं है, ये वॉलेंट्री हो गई। तो ऐसे केस में इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जा सकता है। ही इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ, वो इस समय टीवी देख रहा है, ये ठीक है। वॉच में एनजी लग सकता है, सी में एनजी नहीं आ सकता। ठीक है ना? ऐसे देखिए आप, बात करते हैं वर्ब हियर की। हियर यानी सुनाई देना, कान से सुनाई देना। अगर उस अर्थ में हो तो आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो स्टेटिव वर्ब हो जाएगी, वो इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल समझिए, आई एम हियरिंग अ साउंड इन नेक्स्ट रूम। मेरे रूम के बगल में कोई रूम है अगला, उसमें मुझे कोई साउंड सुनाई दे रहा है। इज इट करेक्ट सेंटेंस? सुनाई देने के साथ अर्थ में क्या हियर में आईएनजी का यूज हो सकता है? हियर सुनाई देना, सुनाई देने के अर्थ में ये दोस्तों स्टेटिव वर्ब होती है, और उस केस में आईएनजी का यूज करना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करना गलत हो जाएगा। चूंकि ये गलत हो गया, तो इसको अब लोग हम सही कैसे करें? तो वही ऊपर वाली बात जैसे हमने सी में किया था, या तो आप करें आई हियर, या तो फिर आप करें आई कैन हियर। और आप चाहते हैं साहब मुझे तो आईएनजी लगाना ही है, बाबा सुन ही रहा है, तो फिर जानबूझ के सुन रहे हैं अगर, तो फिर हियर मत यूज करो, फिर आप लिसन यूज कर लो, लिसन यूज कर लो। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, शी इज listening to music on radio. She is listening to music on radio. ये कर सकते हैं आप। लिसन में क्या लगा सकते हैं आप? एनजी लगा सकते हैं। जैसे वॉच में एनजी लगा दिया क्योंकि ध्यान से देखना था, ऐसे लिसन ध्यान से सुनना, जानबूझ करके सुनना,
उस केस में आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस सही है। लेकिन हाँ, हियर में सुनने के लिए, आप सुनाई देने के लिए आप आईएनजी नहीं लगाते, बट हाँ, हियर में भी आईएनजी लग सकता है। कंफ्यूज मत हो ना, ये कॉन्सेप्ट है, इनको समझें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से आपसे। जैसे एग्जाम्पल आ गए, हु इज हियरिंग योर केस। हु इज हियरिंग योर केस, आपके केस को कौन सुन रहा है, आपकी केस की सुनवाई, ठीक है ना, कौन कर रहा है, किस जज के द्वारा सुनवाई हो रही है। तो सुनवाई क्या ये इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, या वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। देखो, जब कोर्ट में जज आपके केस की सुनवाई करता है तो पहले से तय करता है, तारीख तय करता है, वो दोनों पक्ष के वकीलों से पूछता है कि साहब कब होना चाहिए, खुद का टाइम टेबल देखता है, वो सब चीजें तय करके फिर आपकी हियरिंग की, आपकी सुनवाई की डेट तय होती है। तो इस वजह से ये इनवॉलेंट्री नहीं है, ये वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये वॉलेंट्री एक्शन है, और चूंकि ये वॉलेंट्री एक्शन है, ऐच्छिक क्रिया है, तो फिर इसमें आप लोग आईएनजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हु इज हियरिंग योर केस। ऐसे ही इस सभी वर्ड्स के साथ में हो सकता है, स्मेल में, टेस्ट में और सब में हो सकता है। जैसे देखिए, आप स्मेल और टेस्ट की बात करें हम लोग, एक एग्जांपल लीजिए स्मेल के लिए। मैंगोज, टेस्ट स्वीट। एक एग्जांपल और देखिए, शी टेस्ट मैंगोज। ये दो एग्जांपल है, दोनों में एग्जाम में टेस्ट आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि टेस्ट देखते ही आप कहीं समझ जाए प्रेजेंट सिंपल लगाना है, हमेशा ऐसा रूल नहीं लगेगा। आपको ये देखना पड़ेगा वर्ब देख करके कि वो डायनेमिक है कि वो स्टेटिव है, और सरल शब्दों में बात करें तो वो इनवॉलेंट्री है कि वो वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है। मैंगोज टेस्ट स्वीट, आम स्वाद में मीठे होते हैं। अब आप चाहो या न चाहो, वो अगर मीठा है तो सबको मीठा ही लगेगा, वो इनवॉलेंट्री है, उसमें आपकी इच्छा का नियंत्रण नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, चूंकि ये क्या हो गई, इनवॉलेंट्री हो गई, चूंकि ये स्टेटिव हो गई वर्ब, इसलिए इसके साथ में कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में अगर आपको ध्यान हो तो क्या आता है, क्या आता है, मतलब वर्ब क्या होती है, फिर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। मैंगोज सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में कल हम बात कर रहे हैं सिंगुलर में एस लगता है, प्लूरल में एस नहीं लगता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट। क्या हो जाएगा, टेस्ट। मैंगोज स्वाद में मीठे होते हैं। अब आ जाओ शी टेस्ट मैंगोज, वो मैंगोज को टेस्ट कर रही है। ये जैसे आपको कुछ खरीदना हो तो आप क्या करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप चाहेंगे तो टेस्ट करेंगे, आप चाहेंगे तो टेस्ट नहीं करेंगे। जब आपकी इच्छा पे निर्भर करता है तो ये वॉलेंट्री हो गया, ऐच्छिक क्रिया हो गई, और जैसे ये वर्ब ऐच्छिक क्रिया हो जाती है, इनमें आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं। तो फिर यहां लगा सकते हैं, शी इज टेस्टिंग। अभी हम बात करते हैं टेस्ट के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाएगा। शी इज टेस्टिंग, शी इज टेस्टिंग मैंगोज, वो मैंगोज को टेस्ट कर रही है, चख के दे रही है। आपको रामायण का सीन याद होगा, सबरी ने राम को बेर चक चक करके दिए, जानबूझ के पहले खुद चखे, जो अच्छे थे वही उनको दिए। तो एक ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया होते हैं, आईएनजी का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ट्रिक भी देख सकते हैं, वो स्मेल में भी होती है और टेस्ट वर्ड में भी होती है। अगर सब्जेक्ट आपका निर्जीव है
मैंगोज, रोज, तब तो आप उसको इनवॉलेंट्री मानेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट सजीव है, पर्सन है, तो फिर उसे आप लोग उस वर्ब को आप वॉलेंट्री मानेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्मेल और टेस्ट, इन दोनों वर्ब की अगर हम बात करें तो इन दोनों की लिख बात है कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई पर्सन है, जैसे भी शी आया था, और तब इसके साथ आपको स्मेल और टेस्ट वर्ब का यूज करना है, तो फिर ये वर्ब होती हैं वॉलेंट्री, फिर ये होती हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पर्सन ना होकर के, ऊपर पर्सन था, पर्सन ना होकर के अगर कोई थिंग हो जाए, कोई वस्तु हो जाए, तब स्मेल और टेस्ट जो वर्ब आप देख रहे हैं, ये फिर ऊपर वाले की तरह वॉलेंट्री ना होकर के इनवॉलेंट्री हो जाएंगी, फिर ये अनैच्छिक हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब देखो, आप रूल आप तो पहले पढ़ चुके हैं। इनवॉलेंट्री के अंदर कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते, नो कंटिन्यूअस, लेकिन वॉलेंट्री में आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, मैं दोनों एग्जांपल बताना कि वो आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा। द रोज स्मेल स्वीट, द रोज स्मेल स्वीट, गुलाब मीठी गंध देता है। देखो, आप चाहें तो डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं कि साहब गुलाब जो है मीठी गंध देता है, चाहे आप चाहो या आप न चाहो, उसकी तो गंध मीठी ही होती है, वो तो अच्छी गंध देता है, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए वो वॉलेंट्री नहीं होगा, क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा। और यहां पे भी हिंट दे दिया मैंने, गुलाब पर्सन है कि थिंग है, थिंग है, तो इसके साथ जो स्मेल जो वर्ब आई वो क्या होगी, इनवॉलेंट्री होगी। इनवॉलेंट्री होगी तो इसका यूज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, द रोज, प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है, यस। ठीक है। अब रोज सिंगुलर है कि प्लूरल है, गुलाब, रोजेस प्लूरल होता, रोज सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, सिंगुलर है तो एस इस लगाएंगे। अब स्मेल में क्या लगाओगे आप, एस लगा दोगे, क्योंकि एस तो कब लगाते हैं, जब लास्ट में वर्ब के यहां पर एस एच ओ हो, तब यूज किया जाता है। स्मेल्स हो गया। अगर यह रोज होता कि साहब मैं गंध ले रहा हूं, तो फिर वो सुगंध लेना हो गया, सूंघना हो गया, सूंघने के अर्थ में वो जानबूझ करके होता है, तो फिर उसमें आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो अगर यहां आई हो जाता तो कर सकते थे, आई एम स्मेलिंग, क्योंकि आई हो गया पर्सन, अगर सब्जेक्ट पर्सन हो तो फिर उसके साथ में आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं। आई एम स्मेलिंग द रोज, आई एम स्मेलिंग अ ब्रेड, मैं एक रोटी को, ब्रेड को सूंघ कर देख रहा हूं, खराब तो नहीं हुई कहीं वो, ठीक है ना। आई एम स्मेलिंग द रोज। तो ये कुछ जो वर्ब्स हैं आपकी, जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, ये काफी लंबा डिस्कशन हो गया, इसको हम फटाफट से एक बार वापस देखते हैं। स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं दोस्तों, उनका यूज ना हमें कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना चाहिए, एक सिंपल सी बात तो ये है, पूरा कंक्लूजन ये है। लेकिन जैसे ही उन वर्ब्स का अगर अर्थ बदल जाए, वो स्टेटिव ही ना रहे, उनका वो मीनिंग ही ना रहे, तो फिर उनका यूज आप कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। ये जानकारी आपके पास कंटिन्यूअस टेंस में आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको दे दी। ठीक है ना, ये आपको करना चाहिए। अगर भाई आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, लेकिन जिनको लगता है कि यार मुझे पूरा इसकी बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसको ध्यान से समझें, इस वीडियो को आप बार बार देख लें, इससे आपके और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप चाहें तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल इसके और दे देता हूं, जैसे देख लीजिए आप लोग। स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बात कर लें अगर,
जैसे आपने कहा कि आई फील गुड हियर, कोई स्थान है, आपको वहां अच्छा महसूस होता है, तो फील होता है, वो वहां का एटमॉस्फियर है, वहां की स्टेट, वहां की ऐसी स्थिति है कि आपको ना वहां अच्छा लगता है, आपको वहां बुरा लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो ये आप चाहो ना चाहो वो तो ऐसा महसूस होता है, तो आप बोलेंगे आई फील गुड, आंसर हो जाएगा फील। लेकिन एक फील और होता है, जब डॉक्टर आपकी नब्ज को पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, वो यहां हाथ रखता है नर्व्स के ऊपर और फिर वो फील करता है, तो डॉक्टर ये काम जानबूझ कर करता है, तो आप कहेंगे द डॉक्टर इज फीलिंग, द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्सेस, माई पल्स, डॉक्टर आपकी पल्स को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, देख रहा है कि आपके बुखार तो कहीं नहीं है, ऐसा कुछ करके देख रहा है, द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स। ऐसे ही सभी वर्ड्स के साथ में आप कर सकते हैं। जनरली इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, अर्थ बदल जाए तो ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट हम वापस आते हैं। देखिए ये कुछ वर्ब्स हैं आपकी, जिनको हमने क्या कहा, स्टेटिव वर्ब्स कहा। स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनको आप जैसे जैसे टाइम मिले एक साथ तो याद नहीं होंगी, पर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए, और फिर जैसे टाइम टाइम मिलता जाए तो आप पहले ये याद कर ले, फिर ये याद कर ले, और जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी वर्ब्स याद भी हो जाएंगी। ये जो स्टेटिव वर्ब्स है ना, चाहे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो, चाहे वर्ब्स ऑफ चॉइस हो, चाहे वर्ब्स ऑफ पोजीशन स्वामित्व वाली हो, चाहे वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन मानसिक क्रियाओं से संबंधित हो, या फिर वो वर्ब्स ऑफ पोजीशन हो, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस हो, और कुछ थोड़ी अलग प्रकार की वर्ब्स भी हैं, इनका यूज जनरली हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। अंतर कैसे करेंगे आप देख लें कि अगर ये इनवॉलेंट्री हैं, ऐच्छिक है, तब तो आप इनका यूज ना करें, और जैसे आपको लगे इनका अर्थ बदल गया है, ये इनवॉलेंट्री से वॉलेंट्री हो गई हैं, स्टेटिव से डायनेमिक हो गई हैं, तो फिर इनका यूज आप कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खूब सारे एग्जाम्पल पढ़े, सी, हियर, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा स्मेल, टेस्ट, सभी वर्ड्स हो सकती है। आप बोलते हैं आई नो, आई डोंट नो, आप बोलते हैं आई थिंक, लेकिन हाँ जैसे ये डायनेमिक हो जाए, क्षणिक हो जाए, कि मैं अभी ये सोच रहा हूं कि उसका नाम क्या है, आई एम थिंकिंग, तो कर सकते हैं। इनका साथ में आईएनजी लग सकता है, लेकिन इनका अर्थ बदल जाएगा। सी के साथ लगता भी है, नहीं भी लगता, अर्थ बदलने की बात है। ये सारा हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक दो बातें और करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ बातें हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे देखिए, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर इसके साथ में फ्यूचर का टाइम आ जाए, फ्यूचर का टाइम, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस साथ में अगर फ्यूचर का टाइम आ जाए, ठीक है ना, तो उसका मतलब जैसे कि मैंने कहा आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, आई एम रीचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टुमारो फ्यूचर का टाइम हो गया, तो इसका मतलब होगा डेफिनेट अरेंजमेंट है, आपने कोई अरेंजमेंट कर रखा है, अरेंजमेंट है, आपने कोई अरेंजमेंट कर रखा है, आपने कोई प्लानिंग कर रखी है जो डेफिनेट है, पक्का होगी, और ये प्लानिंग आपने खुद ने की है, अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे की है, आपने सब कुछ तय किया है। ध्यान देना, कल हम बात प्रेजेंट सिंपल में पढ़ रहे थे, उसका एक यूज था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम लोग फ्यूचर की घटनाओं के लिए करते थे। मेरे पिताजी रिटायर होंगे, प्रधानमंत्री अगले महीने दिल्ली जाएंगे, लेकिन वो ट्रेन 5:30 बजे आएगी, ये सारे जो प्रोग्राम थे, ये जो सारी बातें थी, ये तय हुई थी, प्लानिंग हुई थी ऑफिशियल लेवल पे, पर्सनल नहीं था, वो इम्पर्सनल था, वो ऑफिशियल था। ये पर्सनल है, और ये डेफिनेट अरेंजमेंट्स होते हैं अपने लेवल पे। जैसे देखिए यहां पर आ गया एम गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली, कौन सा टेंस हो गया, इज एम आर आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर आ गया देखो फ्यूचर टाइम टुमारो, समझ रहे हैं आप, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये हो गया फ्यूचर टाइम। अगर फ्यूचर टाइम के साथ में फ्यूचर टेंस ना करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए
तो दिमाग में आपके बात तुरंत आ जानी चाहिए कि यार कहीं ना कहीं कोई पर्सनल प्लानिंग है, कोई पर्सनल अरेंजमेंट्स हैं जो हमने किए हैं और वो डेफिनेट रूप से फ्यूचर में होंगे, नियर फ्यूचर में होंगे, नजदीक में होने वाले हैं बस वो। तो आपने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मतलब आपने सब प्लानिंग कर ली है। आपने यहाँ जो काम करते हैं छुट्टी ले ली, आप बस से जाएंगे, आप कार से जाएंगे, आप बाई एयर जाएंगे, ये आपने तय कर लिया है। आप वहां कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे, कब वापस आएंगे, ऑलमोस्ट सब चीजें आपकी प्लान हो गई हैं, अरेंजमेंट्स हो गए हैं। तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर के टाइम के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज फ्यूचर के टाइम के साथ डेफिनेट अरेंजमेंट के लिए करते हैं। जैसे यहां मैंने कर लिया दिल्ली जाने का प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखिए, शी इज सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम, क्या इस सी में आईएनजी सही है दोस्तों? सी में आईएनजी जनरली नहीं लगता है अगर उसका मतलब दिखाई देना हो, लेकिन जैसे ही सी का अर्थ आप लोग मिलना कर लेते हैं, अरेंजमेंट्स करके, विजिट करके, किसी के यहां विजिट करना है, अपॉइंटमेंट कर लिया, मिलना कर लेते हैं, तो आईएनजी लग सकता है। तो इस सीइंग हो गया फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और दिस इवनिंग ये आ गया फ्यूचर का टाइम, आज शाम को। दिस इवनिंग मतलब शायद आप दिन में या सुबह बात कर रहे हैं कि आज शाम को मैं डॉक्टर से मिल रहा हूं, वह डॉक्टर से मिल रही है, यानी कि उसने शायद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, उसने अपना प्रोग्राम तय कर लिया है और वो पक्का डॉक्टर से मिलने वाली है। तो प्रोग्राम हो गया, फिक्स हो गया, तय हो गया, अरेंजमेंट हो गया, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं हुआ है। ऑफिशियली होता तो प्रेजेंट सिंपल, या आपने पर्सनली किया है तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग। ये एक अच्छा यूज है, इस पर आरपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए आपको बात समझ में आनी चाहिए। हमने बढ़िया ढंग से इसका रूल भी लिख लिया और 2 एग्जाम्पल कर लिए। अब एक ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक अलग यूज हो रहा था जो आरपीएससी ने भी क्वेश्चन में पूछा भी, 1-2 एग्जाम मैंने भी ग्रेड फर्स्ट का भी या ग्रेड सेकंड का भी 2019 का पेपर देखा, उसमें से क्वेश्चन था। देखिए वो क्या है, ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ सकता है। ये ऑलवेज देखते ही आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन मार्क बनना चाहिए। और कल सर ने ऑलवेज जो था हमें वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ाया था, ऑलवेज, नेवर, डेली, यूजुअली, और आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में भी क्या लग सकता है, ऑलवेज लग सकता है। लेकिन जब ये लगेगा ना तो ये नेगेटिव हैबिट बताएगा, कोई बुरी आदत, अच्छी आदत नहीं होगी, बुरी आदत होगी। अगर प्रेजेंट सिंपल के साथ ऑलवेज आता है तो अच्छी आदत होगी, वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव हैबिट होगी, वो गुड हैबिट होगी। एग्जाम्पल देखिए, शी इज ऑलवेज लूजिंग, इज आ गया, लूज में आईएनजी लग गया, यानी कि ये टेंस कौन सा है, इज एमआर के साथ में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और फिर हमने यहां यूज कर लिया ऑलवेज। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में अगर ऑलवेज आता है तो आदत कौन सी होती है, नेगेटिव। आप खुद देख लो एग्जांपल, शी इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। कोई एक ऐसी लड़की है जिसकी आदत है कि वो जहां जाती है, जहां बैठती है, वहीं अपनी कीज, अपनी चाबियों को वहां छोड़ देती है, भूल जाती है, और फिर बाद में जब कहीं कार के पास पहुंचती है, बाइक के पास, अपनी स्कूटी के पास पहुंचती है, उसे ओ शिट, मैं तो अपनी कीज भूल गई। और उसकी आदत आज की नहीं है साहब, उसकी आदत हमेशा ही है, वो भूलती रहती है, हमेशा ही वो अपनी चाबियां भूल जाती है। तो बताओ ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी आदत है, ये एक नेगेटिव हैबिट हो गई। तो नेगेटिव हैबिट यूज करनी हो तो ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज ना करें, फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें। ऑलवेज साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करें अगर आपको आदत कौन सी बतानी हो, बुरी आदत बतानी हो, नेगेटिव आदत बतानी हो। जैसे उसकी आदत है कि वो हमेशा चाबियां लूज कर देती है, भूल जाती है, कहीं खो जाती है। जैसे एक लड़का है, ही, उसकी एक आदत है, इज ऑलवेज बीटिंग हिज वाइफ। कोई एक लड़का है, कोई एक आदमी है, उसकी बहुत बुरी आदत है, आप भी देख रहे होंगे, ये अच्छी आदत नहीं है। वह हमेशा ही अपनी वाइफ को पीटता रहता है, ऑलवेज बीटिंग हिज वाइफ। जब देखो तब उसे गुस्सा आता है और अपनी वाइफ को पीट देता है। ये अच्छी आदत तो नहीं है, तो बहुत बुरी आदत है। तो ये फिर आप प्रेजेंट सिंपल में ना बनाएं, किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज एम आर, ऑलवेज, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और देखिए आप,
दे आर ऑलवेज ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग का मतलब है शिकायत करना। कुछ लोग हैं, उनके साथ कितना ही अच्छा कर लो, कितनी उनको फैसिलिटीज दे दो, वो हमेशा ही ग्रम्बलिंग करते रहते हैं, जब देखो तब शिकायत करते रहते हैं। तो इस तरह की जो बात आती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है अगर आपको नेगेटिविटी बतानी हो। और एक बात हमने ये वाली पढ़ी, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद हमने दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही पढ़ लिया है। इसके बारे में सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है ना। तो दोस्तों एक बार फटाफट से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से वाक्य आते हैं जिनमें लास्ट में रहा है, रही, रहे आते हैं। ये काम को चलना बताते हैं, जारी है, बोलते समय, लिखते समय। इनके कुछ एडवर्ब्स हैं, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, टुडे, ठीक है, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। और फिर बाद स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े और 3 बातें अलग से पढ़ी। एक तो ये वाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर अगर टाइम आता है तो डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपके पास ऑलवेज आता है तो फिर नेगेटिव हैबिट होती है। और एक बात हमने पढ़ी थी स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। देखिए स्टेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ी, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ चॉइस, वर्ब्स ऑफ पोजीशन, कॉग्निशन, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस वर्ब्स हैं। इनका यूज हम लोग जब इनका स्टेटिव अर्थ होता है, इनवॉलेंटरी होता है, तो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग अब आगे क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।